हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, मैं आपका टीचर रजत पांडे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ आप सबको। देखिए, केमिस्ट्री में आज केमिस्ट्री सबसे पहले वीडियो अपलोड करूँगा 10th का। 10th में हमने 4 वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए अपलोड किया है। आप सभी लोग चारों वीडियो को देखेंगे। उसके बाद ये 5वां वीडियो है। शायद आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और नोट्स जो है आप स्वयं अपने हाथों से बनाते रहेंगे, क्योंकि वीडियो में हमने पूरा कंटेंट लिख दिया है, वही आपको नोट्स में लिखना है। यहाँ तक बात तो समझ में आई होगी। आज मेरा 10th का जो टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 5 है और ये किस क्लास का है? क्लास 10th का है। तो सबसे पहले यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। और यदि आपको बहुत अच्छा वीडियो लग रहा है तो कमेंट भी करते रहें। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। आपको संयोजन अपक्रिया तक बताया गया था। कहाँ तक बताया गया था? संयोजन अपक्रिया तक बताया गया था। आज का जो टॉपिक आपका है वो आपका है संयोजन हो गया। अगला टॉपिक आपका है वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक एक अभिकारक टूटकर कम से कम 2 उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब वह क्रिया जिसमें सिंगल अभिकारक जो होता है, एक अभिकारक होता है, वो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता हो। जैसे A टूटेगा B+C, तो ये कौन सी अपक्रिया हुई? ये आपकी अपक्रिया हुई वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हुई? वियोजन अपक्रिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बता रहे हैं। वियोजन अपक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा है? पहला है आपका उष्मीय वियोजन। दूसरा आपका है उष्मीय वियोजन। दूसरा आपका है तापीय वियोजन। उसमें वियोजन हो गया। दूसरा आपका है विद्युत वियोजन। दूसरा आपका क्या है? विद्युत वियोजन। और तीसरा आपका क्या है? प्रकाशीय वियोजन। तो पहला उसमें, दूसरा आपका लिखा भी दे रहे हैं विद्युत वियोजन और तीसरा आपका क्या है? प्रकाशीय वियोजन।
वियोजन 3 प्रकार का होता है। वियोजन में क्या होता है कि एक सिंगल अभिकारक कम से कम 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलता है तो उस वियोजन को कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। क्या कहा जाता है? ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें हम पहला टॉपिक का हेडिंग करा दे रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन। इसका देखिए मैं तीनों को लिख दे रहा हूँ और लिखने के बाद हम आपको समझा दे रहे हैं। कैसे लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है और आपका टाइम भी लॉस हो रहा है। ये तीनों प्रकार का वियोजन है। वियोजन के हमने बताया था कि वियोजन क्या होता है कि कम से कम एक अभिकारक जो होता है, एक अभिकारक कम से कम 2 उत्पाद में बदलता है, उसी को कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है। वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन जिसमें अभिकारक का वियोजन ऊष्मा के द्वारा, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है। उस वियोजन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये ऊष्मा, इसको गर्म किया गया मतलब इसको ऊष्मा दिया गया, ऊष्मा पा करके ये टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। फिर वैक्यूम वियोजन है। अब इसमें क्या करेंगे कि कोई अभिकारक लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो एनोड और कैथोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, मतलब दोनों जिससे मिलकर के बना होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पानी का जब वियोजन करते हैं, पानी का विद्युत धारा, पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होती है। चलिए इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है? जैसे ये पानी रखें, पानी में दो तार होता है तो दोनों तार को ऐसे डुबो दिया जाता है। जो तार का सिरा धनात्मक होता है उसको कहा जाता है आपका एनोड। क्या कहा जाता है? एनोड। और जो सिरा ऋणात्मक होता है, जैसे बैटरी में 2 ध्रुव होते हैं, एक प्लस लिखा होता है और एक माइनस लिखा होता है, जो माइनस होता है उसको कहा जाता है कैथोड। क्या कहा जाता है? कैथोड। तो कौन सी गैस कहाँ पे प्राप्त होगी? ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? एनोड से। एनोड से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। और कैथोड से निकलेगा आपका हाइड्रोजन। ये सारी चीजें आपके 12th की स्टैंडर्ड की चीजें हैं तो इसके बीच में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। बस इतना आपको समझना है कि एनोड किसे कहा जाता है, कैथोड किसे कहा जाता है। एनोड किसे कहा जाएगा? मतलब बैटरी का वह वायर जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो उसको एनोड और जो ऋण सिरे से जुड़ा हो उसका नाम कैथोड रखा जाता है। तो ये चीज क्लियर हुआ। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अलग हो जाते हैं, अर्थात पानी जो है वियोजित होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसको गर्म करके वियोजित नहीं किया जा सकता। इसका वियोजन कब होगा? केवल विद्युत धारा प्रवाहित करने से वियोजन होगा। तीसरा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में बहुत सारे पदार्थ जो है अपघटित हो जाते हैं, मतलब वियोजित हो जाते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ठोस अवस्था में S फॉर सॉलिड, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस। ये भौतिक अवस्था लिखी गई है रासायनिक समीकरण में। सिल्वर क्लोराइड ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाती है जब सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश होता है तो ये मतलब Ag और Cl2 में बदल जाती है। इसीलिए ज्यादातर इसको कहाँ पे रखा जाता है? रंगीन बोतलों में रखा जाता है कि ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल न जाए। ये था आपका वियोजन। अगला रिएक्शन आपका है, अगला रिएक्शन आप पहले इसको उतार लीजिए, उतारिए। चलो 1 2 3 उतारो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। ध्यान दीजिए, विस्थापन अपक्रिया में जो अधिक अपक्रियाशील तत्व है, कौन? जो अधिक अपक्रियाशील तत्व है वो कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ध्यान दीजिए, ZnCuSO4 है, जिंक है और कॉपर सल्फेट, इसका नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। ये आपका बनाएगा जिंक सल्फेट और आपका क्या बन रहा है? कॉपर निकल रहा है। ध्यान दीजिए, यहां से जिंक इससे जुड़ गया और यहां से कॉपर को निकाल दिया। देखिए, जिंक SO4 से जुड़ा, ये इससे जुड़ गया और कॉपर को हटा दिया, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। तो ये इसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। इसी को कहा जाता है विस्थापन अपक्रिया। क्या कहा जाता है? विस्थापन अपक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, जैसे Zn है प्लस H2SO4, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया गया, तो ये क्या करेगा? ये SO4 से जुड़ जाएगा, ये यहाँ से किससे जुड़ जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा और H2 को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, तो बनाएगा क्या? ZnSO4 प्लस H2। देखो, ये इससे जुड़ गया तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया। इसी प्रकार से द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन एक साथ हो जाएंगे और यहाँ से SO4 और यहाँ से बेरियम एक साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया। तो ये उपरोक्त अपक्रिया में बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। और ये जो सॉलिड लिक्विड AQ मतलब क्या होता है? जलीय विलयन। AQ मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है? जलीय विलयन। तो ये विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल था। इसको आप उतारिए, उसके बाद हम रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में बताएंगे। हाँ, फिर देखिए, अपचयन, उपचयन मीन्स होता है ऑक्सीकरण। नाम से ही पता है, ऑक्सीकरण मीन्स क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण मीन्स क्या होगा? उपचयन या ऑक्सीकरण मीन्स क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। फिर एक बार, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाएगी। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्बन यहाँ पर चेंज किसमें हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, तो इस कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कार्बन का। अपचयन क्या होता है? पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो देखिए, CuO है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये चेंज हो रहा है Cu में, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकला, तो ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कौन सा अपक्रिया कहलाएगा? अपचयन। कौन सी अपक्रिया कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो ये दोनों टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ। अब आगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपचयन के उपयोग, मतलब दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है, इस चीज का स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको पुश करके नोट करें। देखिए, दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के प्रभाव। ध्यान दीजिए, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी या अम्ल के संपर्क में आता है, वायु होना चाहिए और इसके साथ वायु के साथ पानी हो या अम्ल हो या आर्द्रता हो, कुछ भी हो,
मतलब वायु जरूरी है, वायु के साथ इनमें से तीनों में से कुछ भी हो तो वो रिएक्शन करके किसमें चेंज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन उससे जुड़ जाता है, तो इसी को कहा जाता है ऑक्सीकृत होना। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकृत। जैसे लोहा है, लोहा H2O और O2 की उपस्थिति में रिएक्शन करके बनाता है Fe2O3 प्लस मतलब क्या बनाता है? Fe2O3। तो देखिए Fe से Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ है, तो इसकी कन्वर्जन का रीजन क्या है कि इससे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसमें और इसमें इसी को कहा जाता है जंग। क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। इनटू NH2O, इसी को कहा जाता है जंग। क्या कहा जाता है? इनटू NH2O को ही कहा जाता है जंग। जंग लग जाता है तो लोहा, यहाँ पर देखिए जो जंग वाला मोर्चा होता है, जंग होता है, उसको तोड़िए टूट जाता है, लेकिन लोहे को तोड़िए तो नहीं टूटता है। यही कहलाता आपका है संक्षारण। संक्षारण क्यों लोहे में नहीं होता? चांदी आप देखिए पैरों में पहनती हैं औरतें, तो उनका चांदी का कलर कैसा, व्हाइट से कैसा हो जाता है? काला कलर का हो जाता है, मतलब काले कलर की परत हो जाती है। काली परत किस कारण होती है? AgO क्या बनने के लिए? सिल्वर ऑक्साइड बनने के कारण होती है। क्या होती है? Ag2O, मतलब ये सिल्वर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? काला होता है। तो ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है, इसलिए चांदी कैसी दिखाई देती है? परत उस पर चढ़ जाती है, किस कलर की? काले कलर की। तांबे पर हरे रंग की परत, तो तांबे पर क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो इसलिए तांबे के ऊपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, तो उस पर कौन सी परत हो जाती है? हरे रंग की परत। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है कि जब खारने वाली सामग्री से दाल हुआ, कुछ दिन के लिए रख दिया जाए, तो उसमें से मतलब कुछ दिन के लिए, क्या कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाए दाल को और भोजन को छोड़ दिया जाए, तो भोजन में से एक अजीबोगरीब स्मेल आने लगती है। उसका गंध क्या हो जाता है? बदल जाता है। गंध बदलने का कारण क्या होता है कि जो खाद्य सामग्री में वसा युक्त या तैलीय पदार्थ है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसका ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑक्सीजन को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार नया केमिकल बनने के कारण इनका कलर, इनका स्वाद कैसा हो जाता है? अलग हो जाता है, और इनका गंध भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है विकृत गंधिता। क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। तो इसको नोट करिए जल्दी से। आपका अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। ताप के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी। किसी भी चीज को जला दीजिए, ऊष्मा आपको प्राप्त हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसको होने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा, वह अभिक्रिया जिसको कराने के लिए आप गर्म करते हैं, बर्नर का प्रयोग करते हैं, मतलब उसको ऊष्मा चाहिए, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है और जल नीचे से आता है पेड़ पौधे की जड़ों से। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस खर्च होती है और कौन सी गैस निकलती है?
ऑक्सीजन गैस। अब देखिए सूर्य का प्रकाश, इसको जब तक ये सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब तक ये अभिक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश इसको क्या देता है, ताप देता है। तो ये अभिक्रिया क्या करेगी, ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब इस चैप्टर में यहीं तक था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल या नेक्स्ट टर्म पे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।